हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, ईसी मीन्स इलेक्शन कमीशन files FIR over fake news on hacking of EVMs। कॉन्टेक्स्ट क्या है? थर्सडे को इलेक्शन कमीशन ने एक FIR को लॉन्च किया है। क्योंकि एक फेक न्यूज इस तरीके से फैलाई जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। उससे रिलेटेड जो फेक न्यूज है उसको सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड ऑन किया जा रहा था, तो उसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने एक FIR को दर्ज करवाया है। स्टेटमेंट में इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि एक फेक न्यूज थी, ओल्ड फेक न्यूज 2017 की एक फेक न्यूज थी, उसी को दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट के ऊपर फैलाया जा रहा था। ठीक है, हालांकि उस समय जब ये फेक न्यूज फैलाई गई थी तो उस समय इस फेक न्यूज को खत्म किया गया था, लेकिन फिर से सेम फेक न्यूज को सर्कुलेट किया जा रहा है। इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दो टर्म्स इंपोर्टेंट हो गई, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन। एक टाइम पहले इलेक्शन कमीशन को हम समझेंगे, फिर ईवीएम के बारे में हम समझेंगे। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है? वो बॉडी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया था उस समय इलेक्शन कमीशन को साथ में ही उसमें रखा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंडर ये आती है। 25 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया था, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ओरिजिनली ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब सिर्फ एक मेंबर हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में। लेकिन 1989 की बात है जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमारी जो वोटिंग एज है उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। तब इस इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी के रूप में बनाया गया। मतलब 1950 में इलेक्शन कमीशन जब बना, 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी था। 1989 में जब 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तब इस इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। मतलब इसमें 3 मेंबर होने लग गए। ये जो 3 मेंबर वाला काम है वो कुछ दिन ही चला। 1990 में फिर ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गया और फिर 1993 तक, 1993 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी ही रहा। फिर 1993 से अब तक इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, आई बात क्लियर? देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लगभग इलेक्शन कमीशन के बारे में सब कुछ बताया गया है, लेकिन 3 चीजें इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं बताई गई है। एक तो इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन? एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, जुडिशियल से रिलेटेड होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, लीगल क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में कोई भी कुछ भी बताया नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, उनकी टर्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तीसरी बात नहीं बताई गई है उनकी रिटायरमेंट के बाद में, मतलब वो रिटायरमेंट के बाद में वो किसी और जॉब पर उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन सब तीनों चीज़ों के बारे में हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये तीनों चीज़ें जो हमने डिस्कस की, टर्म के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और आफ्टर रिटायरमेंट, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो जब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर कट पता होंगे ना, तभी आप उनको टिक कर पाओगे।
देखो हम बार बार सुनते हैं कि प्रीलिम्स तो खेल है एलिमिनेशन का। अरे एलिमिनेशन भी तभी आता है जब आपको कुछ पता होता है, कुछ पता होगा तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे ना। क्योंकि देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन में 2 से 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर उसमें आंसर आपसे पूछा जाता है। तो आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपको उनके बारे में क्लियर कट पता होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, तो आप एलिमिनेट कैसे कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड भी तभी चलता है जब आपको मोर देन 70% आपको नॉलेज होती है किसी टॉपिक के बारे में। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब हम ईवीएम के बारे में देख लेते हैं। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि लोगों में जो पॉपुलेशन है, जो जिनके पास में वोटिंग राइट है, उनका एक फेथ बना रहे, एक विश्वास बना रहे डेमोक्रेसी में। इसीलिए टाइम टू टाइम नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब सेम चीजें रेगुलर चलती रहती है तो उनमें ब्राइबरी, करप्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि पहले पेपर बैलेट सिस्टम होता था और उस पेपर बैलेट सिस्टम में बूथ कैप्चरिंग ऐसे काम बहुत ज्यादा होने लग गए थे। मतलब गलत लोग जीतने की आशंकाएं ज्यादा बढ़ने लग गई थी। इसीलिए 1982 में केरला का जो बाईपोल हो रहे थे उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन बाद में इसको जनरल इलेक्शन में नहीं लगाया गया और 1998 से जो हमारे इंडिया के इलेक्शन होते हैं उसमें इनको इंट्रोड्यूस किया गया। समय के साथ में इस ईवीएम के साथ में वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब हम ईवीएम मशीन के ऊपर जाकर वोट देते हैं तो उसके बाद में एक वेरीफाइड पेपर निकलता है, उस पर एक क्लियर होता है कि हमने किसको वोट दिया है। समय के साथ में ईवीएम मशीन में नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। नोटा क्या होता है? नन ऑफ दी अबोव। मतलब ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा को यूज कर सकते हो, नोटा बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो पॉलिटिक्स है उसको क्रिमिनलाइजेशन से रोका जा सके और लोगों में बिलीफ बढ़ाया जा सके डेमोक्रेसी को लेकर के। तो ये हमने डिस्कस किया 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नेक्स्ट न्यूज है पीएम टू अटेंड फर्स्ट क्वेड समिट टुडे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्वेड समिट को आज पहली बार अटेंड करेंगे। क्वेड समिट क्या है? पहले हमें बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। 2007 की बात है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार इस क्वेड ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके और सभी देश इस एरिया का यूज कर सके। क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो काफी बढ़ता हुआ जा रहा था। उस समय तो देखो चाइना ने इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया था और चाइना को काउंटर करने की कोशिश में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, ये चारों देश मिलकर के सामने साथ आए थे। लेकिन बाद में इस क्वेड ग्रुप के ऊपर ज्यादा काम नहीं हो सका और 2017 में फिर से इस क्वेड ग्रुप को रिवाइवल किया गया। क्योंकि जब तक जो चाइना है वो एक सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ चुका था और उन्होंने अपना रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया ताकि इस एरिया को, इंडो पैसिफिक रीजन को वो अपने काबू में कर सके। तब उनसे काउंटर करने के लिए फिर से क्वेड ग्रुप को रिवाइवल किया गया। तो उसी क्वेड ग्रुप की फिर से फर्स्ट समिट होने वाली है। तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जोसेफ बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापानीज पीएम योशिहिदे सुगा के साथ में एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और इसमें हमारे इंडिया का जो एजेंडा है वो ये है कि एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन, कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये टॉप एजेंडा होंगे इन सब चीजों को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज कोवैक्सीन से रिलेटेड है। हमारे इंडिया में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला था। लेकिन उस समय देखो फेज 3 के डाटा सामने नहीं आए थे कोवैक्सीन के। अब कोवैक्सीन के फेज 3 के डाटा सामने आ गए हैं।
तो ये जो कोवैक्सीन है उसको इंडिजिनस मतलब इंडिया में ही भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इस इंडिजिनस वैक्सीन को अब इमरजेंसी यूज के लिए क्लियरेंस मिल गया है। कोविड-19 के जो केसेज बढ़ते जा रहे हैं उस समय हम इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डाटा दे रखे हैं कि पहले मिड सितंबर से जो कोविड के केसेज हैं वो रेगुलर कम होते जा रहे थे और मिड फरवरी की बात है जब बिल्कुल कम हो गए और उसके बाद में रेगुलर सर्च देखने को मिल रहा है कोविड-19 केसेज में। पूरे इंडिया की अगर बात करें तो पूरे इंडिया में से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं केसेज। ठीक है, उसके बाद में केरला में, फिर पंजाब में केसेज की संख्या सामने आ रही है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो पिछले साल 2020 में 11 मार्च को आज ही के दिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पेंडेमिक का डिक्लेयर कर दिया था। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम ने ये बात बोली थी कि देखो पेंडेमिक इज नॉट ए वर्ड टू यूज लाइटली और केयरलेसली, इट इज ए वर्ड दैट इफ मिसयूज्ड कैन कॉज अनरीजनेबल फियर और अनजस्टिफाइड acceptances that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Describing the situation as a pandemic does not change the WHO assessment of the threat posed by this virus. It doesn't change that WHO is doing and it doesn't change what countries should do. देखो WHO ने बोला कि देखो पेंडेमिक एक वर्ड नहीं है, अगर इस वर्ड को आप गलत तरीके से यूज करोगे तो फियर फैलेगा, लोगों में जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वर्ड को बहुत ही लाइटली और केयरलेसली यूज करने की जरूरत नहीं है। पेंडेमिक डिक्लेयर करने से पहले जो देश अपना काम कर रहे थे उनको रेगुलर वो काम करना पड़ेगा और WHO ने जो काम किया है उसको भी रेगुलर WHO को रेगुलर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो कोविड-19 जो है चाइना में आउटब्रेक हुआ था और चाइना में आउटब्रेक होने के बाद में 2 सप्ताह हो गए थे इस पेंडेमिक को, लगभग 2 से 3 सप्ताह के पूरे वर्ल्ड में फैलने लग गया था। 11 मार्च के समय की बात है, 1,18,000 पूरे वर्ल्ड में केसेज हो गए थे, 114 कंट्रीज में लगभग ये केसेज आ गए थे। तब तक लगभग 4,500 लगभग लोगों ने अपनी जान खो दी थी, ऐसा WHO ने बोला था। तब WHO को लगा था कि तो पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड को अपनी गिरफ्त में इसने ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया और जापान की जो स्पेस एजेंसीज है उससे रिलेटेड है। दोनों ने अपने जो टाइज हैं, जो अपने संबंध हैं, उनको रिव्यू करने की कोशिश की है। इंडियन एंड जापान स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा और इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इन दोनों ने इनकी जो कोऑपरेशन इन अर्थ ऑब्जर्वेशन, लूनर कोऑपरेशन एंड सैटेलाइट नेविगेशन, ठीक है, इसके अलावा वो एग्रीड हुए हैं कि वो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, इनके ऊपर भी कॉरपोरेशन करेंगे। दोनों ने ये कोशिश की है कि वो इस दोनों मतलब इसरो और जाक्सा, इसके ऊपर वो सहमत हुए हैं कि मतलब उन दोनों के बीच में जो मीटिंग है ना वो वर्चुअली हुई है और वर्चुअली मीटिंग में इन दोनों ग्रुप्स ने अपनी बहुत सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की, इन दोनों के ऊपर कोलैबोरेट और कोऑपरेशन करने की कोशिश की है। दोनों ही एजेंसीज ने एक अरेंजमेंट कि वो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज ऑन राइस क्रॉप एरियाज एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डाटा, इसके बारे में बात की है कि हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे दोनों मिलकर के, राइस क्रॉप जो एरिया है उसके सैटेलाइट बेसिस उस एरिया को कवर करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, देखो इंडिया और जापान दोनों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एजेंसी, वो दोनों ही जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के ऊपर और 2 स्पेस एजेंसी जो दोनों के दोनों इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि लैंडर और रोवर मून का जो साउथ पोल है उसके ऊपर भेजा जाए 2024 तक। इन दोनों ने कोशिश की है और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के ऊपर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इससे पहले इसी महीने में इंडिया और इटली ने भी कोशिश की कि अर्थ ऑब्जर्वेशन
में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको दोनों मिलकर के एक्सप्लोर करें। स्पेस साइंस, रोबोटिक्स एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी इंडिया और इटली दोनों मिलकर के काम करेंगे। पिछले महीने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ अमेंडमेंट, कुछ एमओयू साइन किए थे एक अमेंडमेंट को लेकर के कि दोनों कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगी। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाइटल ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द गगनयान मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन, इसको भी दोनों मिलकर के सपोर्ट करेंगी। मतलब इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो टाइम टू टाइम हर देश की स्पेस एजेंसी के साथ में रेगुलर टच में बनी हुई है। ठीक है, इसरो के बारे में अगर बेसिक फैक्ट्स को देखें तो 1962 में विक्रम साराभाई जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हमें स्पेस एजेंसी की एस्टेब्लिश करनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसरो शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था, लेकिन 1972 में जब स्पेस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया और उसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, तब से ही जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्ट मतलब पीएम के अंडर आता है, पीएम उसका हेड होता है। इसरो पहले इनको स्पार्क नामक एक एजेंसी थी, 1969 में इनको स्पार्क को इसरो के नाम से चेंज किया गया। नेक्स्ट न्यूज, यहां पर देखो आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में ये बोला गया है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया खुद के बारे में सोचे, लेकिन सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का सबसे मेन पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ह्यूमैनिटी के बारे में, लार्जर जो ह्यूमैनिटी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाए, ना कि सिर्फ इसलिए कि वेल्थ एंड वैल्यूज को खुद के लिए क्रिएट किया जाए। और इंडिया ने इस आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट भी किया है, इस नाम के अकॉर्डिंग काम भी किया है। कोविड-19 प्रॉब्लम के दौरान, पेंडेमिक के दौरान जब पूरे हमारे पड़ोसी देशों को मेडिसिन की जरूरत थी, उस समय इंडिया ने आगे बढ़कर के इसमें हेल्प की। और जब वैक्सीन इंडिया ने खुद ने बनाया तो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया ने खुद को यूज करवा लिया उस वैक्सीन को, सारे अपने पड़ोसी देश बल्कि दूर दूर तक के जो देश हैं उन तक भी उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पहुंचाया। नेक्स्ट न्यूज देखो, चाइना पार्लियामेंट ने अपने 5 साल का मतलब उनका जो 5 ईयर प्लान है 2021 से 2025 उसको क्लियर कर दिया है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप करेंगे। स्पेशली जो यारलुंग जांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका जो लोअर रीचेज है उसके ऊपर फर्स्ट डैम बनाएंगे। इसके अलावा जो अपर एरिया और मिडिल एरिया है उसमें भी 4 डैम बनाएंगे। तो इन डैम्स को लेकर के जो कंसर्न है वो रेगुलर चल रहे हैं। इसके अलावा जो सियाचुन तिब्बत जो एरिया है, इंडियन बॉर्डर के आसपास वाला एरिया है, उसमें रेलवे लाइन को डेवलप भी वो करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो इंडस्ट्रीज है उनको इमर्ज करने की कोशिश भी चाइना के द्वारा अपने 5 ईयर प्लान डिक्लेयर किया है उन्होंने, 5 ईयर प्लान, उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर वो काम करने वाले हैं। इन सब के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, देखो मिस्टर जो बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन कोविड-19 रिलीफ बिल जो पास किया है वो यूएस की कांग्रेस ने उसको पास कर दिया है कि जो लोग हैं, एलिजिबल लोग हैं, उनको पैसे दिए जाएं, उनको दवाई दी जाए और जो भी उनको जरूरत है, बेसिक जो एक फाउंडेशन जो बेसिक नीड की जरूरत होती है वो सब उनको प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो देखो मिस्टर बाइडेन ने जैसे ही ये पास होता है वहां के कांग्रेस से, उन्होंने ये कहा कि विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टिमुलस मेजर्स ऑन रिकॉर्ड, ए हिस्ट्रिक विक्ट्री फॉर द अमेरिकन पीपल, कि अमेरिकन पीपल की हेल्प करने के लिए जो पैसा लिया जा रहा है, इसको ये पैसा जो दिया जा रहा है, पास किया गया है, वो एक तरीके से अमेरिकन पीपल लोगों की हिस्ट्रिक विक्ट्री है। जो भी एलिजिबल अमेरिकन हैं उनको 1400 चेक्स दिए जाएंगे अंडर ए $400 बिलियन मेजर्स कंटेंट इन द बिल।
इसके अलावा $350 बिलियन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग पैसा डिसाइड किया गया है। $1.9 ट्रिलियन जो है उनमें से अलग अलग पैसा डिक्लेयर किया गया है कि इतना पैसा चेक्स के रूप में दिया जाएगा, इतना पैसा वैक्सीन के रूप में दिया जाएगा, इतना पैसा जो है इसके अलावा स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को असिस्टेंट दी जाएगी, उनको फंड टैक्स क्रेडिट दिए जाएंगे चिल्ड्रंस के लिए, ताकि इन सब चीज़ों के लिए काम किया जा सके। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।